नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। पंजाब के नतीजों के ऐलान के बाद किसने क्या कहा है और इसी के साथ पंजाब में नेताओं की हार का भी विश्लेषण करेंगे। लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद एनडीए की बैठक दिल्ली में हुई है। इस बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। अब 7 जून को एनडीए के संसदीय दलों की बैठक होगी और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर पीएम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मगर इससे हटकर पंजाब में 13 सीटों पर नतीजे चौंकाने वाले थे, क्योंकि न तो दल बदलू की दाल गली और ना ही सत्ताधारी दल का मैजिक चला। अब आपको दिखाते हैं कि पंजाब में किन किन ने जीत दर्ज की। – 2024 के नतीजों से हर कोई हैरान है, क्योंकि जनता के जनादेश ने ना तो किसी की नैया पार लगाई और ना ही किसी की नैया डूबने दी। इसके अलावा जनता जनार्दन ने उन सभी नेताओं के दावों की पोल खोलकर रख दी जो अति आत्मविश्वास के साथ चलते किए गए थे, फिर चाहे वो 400 पार का नारा हो या फिर मिशन 13-0 का। दिल्ली में पक्ष विपक्ष के नेताओं की बैठकों का दौर लगातार जारी है। इन सबके बीच पंजाब में 13 सीटों के नतीजे ने न सिर्फ 2.5 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को आईना दिखाया है, बल्कि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी 2024 के नतीजों से सबक सीखने का मौका दिया है। पंजाब में 13 सीटों के नतीजों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, अकाली दल को 1 सीट और बीजेपी को 0 सीटें मिली हैं। देखो, सब तो पहला तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहना साडे खास तौर पे लुधियाने शहर के वोटर जिन्हां ने रिकॉर्ड तोड़ बंपर वोटिंग है जिहड़ी वो कीती ते 5 विधान सभा हल्के आ जिहड़े वो 50 हज़ार तो वोट उत्ते पाई। इस करके एक क्लीयर मैंडेट आ सारे शहर का भी वो बीजेपी नूं मैनू वोट है जिहड़ी उन्होंने कीती, डेवलपमेंट नूं वोट कीती। इन नतीजों से एक बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि चौतरफा मुकाबले में पंजाब का जनादेश कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी साबित हुआ है। अब आपको पार्टी वाइज बताते हैं कि किस पार्टी के किन चेहरों पर जनता ने 2024 में भरोसा जताया है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अमृतसर लोकसभा सीट से गुरजीत सिंह औजला, फतेहगढ़ साहिब से डॉक्टर अमर सिंह, फिरोजपुर से शेर सिंह घुबाया, गुरदासपुर से सुखजिंदर सिंह रंधावा, जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी और लुधियाना से अमरिंदर राजा वडिंग ने जीत दर्ज की है। बहुत बड़ा मेरे को लगता है कि लोगों ने प्यार दिया, बहुत बड़ा अवसर है और मेरी अध्यक्षता में 7 सीट आनी, ये मेरे को लगता है कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और पूरी टीम वर्क हुआ इस पार्टी में, सीएलपी से लेकर तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर मिलकर चुनाव लड़ा, तभी ये नंबर संभव हो पाया। ये पंजाब में कांग्रेस के रिवाइवल के साइंस हैं। रिवाइवल के साइंस नहीं है, रिवाइवल हो चुका है। 13-0 की बात होती थी पंजाब में। कहाँ है मान साहब, उनसे पूछिए। मैं कभी नहीं करता था, मैंने कहा था सबसे बड़ा नंबर होगा और सबसे बड़ा नंबर हमारा है। मैं धन्यवाद करदा इस शहर दी गुरु रामदास जी दी नगरी दा, पवित्र सरोवरां दा, भगवान दुर्गयाना तीर्थ जी दे आशीर्वाद दे नाल, भगवान वाल्मीकि जी दे तीर्थ दे आशीर्वाद दे नाल असीं अजे चीज़ जिहड़ी जित पाए हैं। और धन्यवाद करदा समुची जिहड़ी बूथ लैवल ते लड़ाई लड़ रही महल्लिਆਂ 'ਚ उस लीडरशिप दा। और ये जिहड़ी जित है मैं समझदा एक ਜਿਹੜਾ इस नगरी ਦੇ ਵਿੱਚ विकास ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। मैं कांग्रेस पार्टी ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿयंका ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। मैं पटियाला निवासियों को यकीन दवाना कि जिवें पहली टर्म दौरान मैं इलाके की सेवा करने की कोशिश की है। इसके अलावा 13 सीटों पर जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की बात करें तो होशियारपुर से राजकुमार चब्बेवाल, संगरूर से गुरमीत मीत हेयर, आनंदपुर साहिब से मलविंदर सिंह कंग ने जीत दर्ज की है। वहीं अकाली दल के खाते में सिर्फ भटिंडा की लोकसभा सीट आई है, जहां से हरसिमरत कौर बादल ने जीत की हैट्रिक लगाई है। इस बार सबसे चौंकाने वाले नतीजे फरीदकोट और खडूर साहिब लोकसभा सीट के थे, जहां 2 निर्दलियों को जनता ने जीत का सहरा बांधा है। फरीदकोट सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट सरबजीत सिंह खालसा को जीत मिली है, तो वहीं खडूर साहिब सीट पर अमृतपाल ने जीत दर्ज की है। सारा खालसा पंथ नूं ਵਧਾਈ देना चाहना। अज झूठ ते सच की जित हुई है। कूड़ नखुट्टे नानका ओढ़ सच रही। अज कूड़ का जिहड़ा
ਉਹ ਅੱਜ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਚੜਾਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਨਾਰਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। पंजाब की 13 सीटों से इतर चंडीगढ़ लोकसभा की इकलौती सीट की बात करें तो इस बार इस सीट पर जनता ने चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। 2 बार से बीजेपी के खाते में जा रही चंडीगढ़ की सीट 2024 में कांग्रेस के खाते में आ गई। चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस के पैराशूट कैंडिडेट कहे जाने वाले मनीष तिवारी ने बीजेपी के संजय टंडन को सिर्फ 2504 वोट से हराकर जीत का परचम लहराया है। चंडीगढ़ में जीत का मार्जिन भले ही 2 नेताओं के बीच कम हो, पर हार तो हार होती है। चंडीगढ़ की तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो उन्होंने हमारे में भरोसा जताया है उसके ऊपर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। जो ज़मीन के मुद्दे थे, बेरोज़गारी, महंगाई, जो गरीब अमीर में बढ़ती हुई असमानता है, संविधान को लेकर जो लोगों की चिंताएं हैं, वो सब इस चुनाव में ज़मीनी स्तर के ऊपर दिखी। मेरे मन में ना कोई रंजिश है, ना मेरे मन में कोई द्वेष है, ना ही मेरे मन में ऐसी कोई भावना है कि हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कोई बुरा भला कहें। श्री संजय टंडन जी ने अच्छा चुनाव लड़ा, मैंने उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और मेरी कोशिश रहेगी कि चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए हम सभी लोगों को साथ लेके चले। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहरहाल अगले 5 सालों के लिए जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब देखना ये होगा कि अगले 5 सालों तक जीतने वाले जनता की कितनी बात को सुनकर उनके लिए काम करते हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब के चौतरफा मुकाबले में किसी पार्टी को फायदा नहीं है। अगर किसी पार्टी की सीढ़ी बढ़ी है तो उसका वोट शेयर गिर गया है, और अगर किसी का वोट शेयर बढ़ गया है तो उसकी सीटें घट गई हैं। अब आपको चारों ही पार्टियों का एक विस्तृत विश्लेषण आपको दिखा देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि इस बार के नतीजों को लेकर जनता का क्या जनादेश रहा। इस रिपोर्ट को देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में वोटर्स ने दल बदलुओं को सिरे से नकार दिया है। नेता चाहे किसी भी पार्टी का रहा हो, किसी भी पार्टी में गया हो, लेकिन आखिरी ओवर में अपनी टीम का साथ छोड़ने वाले नेताओं को जनता ने 5 साल के लिए सियासी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की करें तो इस बार चुनाव में 13-0 से जीत का दावा करने वाली सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। चुनाव लड़ रहे 5 मंत्रियों में से 4 की हार हुई, जबकि 3 विधायकों को भी हार का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा कई जगहों पर तो पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव हारने वालों में पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह, खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, अमृतसर से कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और बठिंडा से गुरमीत सिंह खुड्डियां शामिल हैं। इसके अलावा 3 विधायक अमनदीप सिंह शेरी कलसी, अशोक परासर और जगदीप सिंह काका बराड़ को हार का सामना करना पड़ा। वहीं आपके दल बदलू कैंडिडेट गुरप्रीत सिंह जीपी और पवन कुमार टीनू भी हार गए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने और अंदरूनी कलह झेल रही कांग्रेस को भी इस बार कुछ खास हाथ नहीं लगा। 2019 में 8 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी को 2024 में सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है। यहाँ भी कांग्रेस को 1 सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। पंजाब में भले ही 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसे सबसे ज्यादा टूट-फूट का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि पंजाब में वोट शेयर के हिसाब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का औसत लगभग बराबर ही है। कांग्रेस ने पंजाब की 13 सीटों पर 35,43,824 वोट हासिल किए हैं, जबकि आपको 35,06,939 वोट मिले हैं। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को नुकसान जरूर हुआ है। 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 40.12% था, जो इस बार गिरकर 26.30% तक आ गया है। भाई पंजाब के लोगों ने मन बना लिया कि अगली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, और कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के रूप में आज पंजाब के लोगों को नजर आ रही है। तो मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब के लोगों का,
और साथ ही साथ जिस प्रकार का मैंडेट दिया है, आने वाला कल हमारा होगा। कांग्रेस के लिए ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे 59 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में लोकसभा चुनाव में मिली जीत उसके लिए ऑक्सीजन का काम कर सकती है। देखो, मैंने एक ही इस समूचे पंजाब को मैंने पहले तो थैंक्स करना है कि उन्होंने अपनी जो ऑप्शन है और जो उन्होंने अपना एक पसंद बताई है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बताया। उन्होंने विश्वास इंडियन नेशनल कांग्रेस पर रखा है। दूसरी बात, क्लैरिटी से मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, भैया 40 साल पंजाब का बहुत नुकसान हो चुका है। कृपा करके पोलराइजेशन का रास्ता मत अख्तियार करो। पोलराइज हमारा भाईचारक स्थान जो है हमारी बहुत मुश्किल से बनी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को गठबंधन तोड़ना महंगा पड़ा है। दोनों ही पार्टियों ने इस बार पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और इसका नतीजा ये हुआ कि अकाली दल को सिर्फ बठिंडा की सीट पर जीत मिली और उसका वोट शेयर जो 2019 में 27.45% था वो 2024 में घटकर 13.50% तक गिर गया। गुरु साहब ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਲੀਡਾਂ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਮਾਨੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ सेवा ਦਾ मौका बख्शा। प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद से ही अकाली दल को पंजाब की राजनीति में फिर से जिंदा करने की जिम्मेदारी सुखबीर बादल के कंधों पर है, लेकिन अकाली दल का ग्राफ लगातार गिर रहा है, फिर चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का। एक्सेप्ट करता है जो वर्डिक्ट पंजाब की जनता ने दिता है, पर मैं धन्यवाद करना चाहना श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ने जिन्होंने बड़ी मेहनत की। हर हल्के के वर्कर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की ते इन्नी गर्मी विच 4 महीने मेरे नाल यात्रा च भी रहे, तो मैं दिल की गहराइयों तो सारे अकाली दल की लीडरशिप के वर्करां का धन्यवाद करना चाहना एंड थैंक द पीपल ऑफ पंजाब। सो मैं दिल की गहराइयों तो सारे श्रोमणी अकाली दल के वर्करां का दिलों धन्यवाद करना। वही 1998 के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी पंजाब में अपना खाता नहीं खोल पाई है। हालांकि 13 सीटों पर चुनाव लड़के वोट शेयर 9.6% बढ़कर 18.44% तक पहुंचा है। एक मुहिम के तौर पर पंजाब के कोने-कोने 'ਚ जा के जिहड़ी बीजेपी पंजाब के अंदर सिर्फ 3 पार्लिमानी हलकों ताईं सीमित सी, 13 हलकों के विच जिस तरह इस छोटे जे समय के दौरान जदों तो फैसला होया भी बीजेपी इकल्ली इलैक्शन लड़ूगी, जिस तरह उन्होंने फैल के बीजेपी का स्नेहा घर घर पिंड पिंड लाया, मैं उन्होंने धन्यवादी भी हाँ तो उन्होंने मैं आभार भी व्यक्त करदा भी बहुत ही हौसले दे नाल उन्होंने काम करके ते खास तौर पे पेंडू इलाके दे विच। आप यूँ समझिए कि जिसने जीत की आस में आखिरी लम्हों में अपना सियासी एड्रेस बदला और जीत को लेकर बड़े बड़े दावे और रैलियां की, जनता ने उसे वोट के लिए तरसा कर खूब बदला लिया है। अब देखना ये होगा कि नतीजों को लेकर मंथन करने के बाद पार्टियां क्या फैसला लेती है। आज तक ब्यूरो। पंजाब के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करें तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को गठबंधन तोड़ना महंगा पड़ा है। दोनों ही पार्टियों ने इस बार पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। हालांकि अगर ये दोनों ही इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते तो 5 से 6 सीटें आसानी से जीत सकते थे। हम आपको बताते हैं कि ऐसा हम कह क्यों रहे हैं। गुरुदासपुर सीट पर जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा को 3,64,043 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के दिनेश बब्बू को 2,81,182 वोट और अकाली दल के डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा को 85,500 वोट मिले हैं। अब अगर इन सीट पर बीजेपी और अकाली दल के वोट जोड़ दिए जाएं तो कुल वोट हो जाएंगे 3,66,682 और ऐसे में सीट पर अकाली बीजेपी का कैंडिडेट 2,639 वोटों से जीत दर्ज कर सकता था। अमृतसर सीट पर कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला 2,55,181 वोटों को
मिला है उनको, और इस सीट पर बीजेपी को 2,07,205 वोट मिले हैं और अकाली दल के अनिल जोशी को मिले हैं 1,62,896 वोट। अब अकाली दल और बीजेपी के वोटों को जोड़ दिया जाए तो 3,70,101 वोट हो जाते। ऐसे में इस सीट पर 1,14,920 वोटों से जीत दर्ज की जा सकती थी। लुधियाना सीट पर कांग्रेस के अमरिंदर राजा वडिंग को 3,22,224 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू को मिले हैं 3,01,282 वोट। दोनों में जीत का और हार का अंतर रहा है 20,000 का। इस सीट पर अकाली दल को मिले हैं 90,220 वोट। अगर दोनों ही पार्टियां एकजुट हो जाती और इन्हें जोड़ लिया जाए अगर, तो संख्या होगी 3,91,502 वोट। ऐसे में सीएस जो सीट है वो लगभग 69,278 मतों से जीती जा सकती थी। अब फिरोजपुर सीट की बात कर लीजिए आप। कांग्रेस के शेर सिंह गुमाया को 2,66,626 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के गुरमीत सिंह सोढ़ी को मिले 2,55,097 वोट। अकाली दल को मिले हैं 2,53,645 वोट। और अगर बीजेपी और अकाली साथ होते वोटों को अगर मिला दिया जाए तो 5,08,742 वोट हो जाते, जिससे कि ये सीट 2,42,116 वोटों के अंतर से जीती जा सकती थी। अब पटियाला सीट की आप बात करिए। कांग्रेस के डॉक्टर धर्मवीर गांधी को 3,05,616 वोट मिले हैं, जो जीत दर्ज की है उन्होंने। यहां पर बीजेपी की परनीत कौर को 2,88,998 और अकाली दल के इनके शर्मा को मिले हैं 1,53,978 वोट। अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो 4,42,976 वोट हो जाएंगे। ऐसे में अकाली बीजेपी गठबंधन की सूरत में ये सीट जो है वो 1,37,360 वोटों से जीती जा सकती थी। अब आपको दिखाते हैं आज क्या क्या हुआ है और एनडीए में शामिल दोनों ही दलों ने नई सरकार में अपनी भूमिका को लेकर क्या डिमांड रखी है, देखिए। एनडीए की बैठक में मोदी पर क्या फैसला हुआ? नायडू और नीतीश ने कौन कौन से मंत्रालय मांगे? क्या मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई? एनडीए की बैठक में क्या क्या हुआ? इनसाइड स्टोरी। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा। शाम को एनडीए के सदस्यों के साथ बैठक की और एक बार फिर नरेंद्र मोदी को एनडीए ने अपना नेता चुना। How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. And sir, what about sir, anything? Sir, any portfolio? पक्ष में है कि भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी करते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। बिहार की सफलता से आशावान भी हैं और प्रसन्न भी हैं, जो नंबर हमें मिला है। और मैं इन सारी अफवाहों को, चर्चाओं को सिरे से खारिज करता हूं कि जेडीयू एनडीए के अलावा भी किसी तरह की सोच के प्रोसेस में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत जल्द नई सरकार का गठन होगा, लेकिन गठबंधन की सरकार को लेकर आज हुई बैठक में क्या क्या हुआ, कौन कौन शामिल हुआ, पहले आपको ये बताते हैं। एनडीए की बैठक में 16 लोकसभा सीट जीतने वाली टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे। 12 सीटें जीतने वाले जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और हम के नेता जीतन राम मांझी समेत एनडीए के अन्य सहयोगी मौजूद रहे। एनडीए की बैठक में आगे का रोड मैप तैयार हो गया, लेकिन मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक में प्रधानमंत्री ने नतीजों को लेकर एक बड़ी बात कही। हमने 10 साल अच्छा काम किया और आगे भी करेंगे।
सत्ता संगठन हर जगह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है और आगे भी उतरेंगे। हार जीत राजनीति का हिस्सा, नंबर गेम चलता रहता है। मोदी का इशारा यही है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या, एनडीए की जीत हुई। लेकिन अब की बार नरेंद्र मोदी के लिए थर्ड टर्म की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी को एनडीए के साथियों पर निर्भर रहना होगा, सभी को साथ लेकर चलना होगा। ये कितना कठिन होगा, इसे आप शपथ ग्रहण से पहले एनडीए के साथियों की डिमांड लिस्ट से समझ सकते हैं। एनडीए के प्रमुख साथी टीडीपी की तरफ से लोकसभा स्पीकर से लेकर 5 से 6 मंत्रियों की मांग रखी गई है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी की डिमांड लिस्ट में सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, हेल्थ, आवास एवं शहरी विकास, जल शक्ति और फाइनेंस की डिमांड रखी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अहम मंत्रालय के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग भी कर सकते हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि जेडीयू की तरफ से 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग की गई। वहीं शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट और 2 एमओएस यानी राज्य मंत्री चाहते हैं। अगर बात चिराग पासवान की करें तो मोदी मंत्रिमंडल में कम से कम 2 मंत्री पद की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ठीक ऐसे ही जीतन राम मांझी और जेडीएस के कुमार स्वामी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।